गुड मॉर्निंग बेटा। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, भारत के विदेश संबंध। इस चैप्टर का हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यानी कि गुट निरपेक्षता की नीति। तो बेटा हमने कोल्ड वॉर एरा में भी पढ़ा था कि जिन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही दुनिया में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच। दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल वार था, विचारधारा की लड़ाई थी। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा और लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा था, वहीं पर सोवियत यूनियन कम्युनिज्म और सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहा था। इनके साथ साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर ये दोनों अपनी दावेदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। इनके बीच में आर्म्स रेस था। इन्होंने हथियारों की होड़ थी। इन्होंने बहुत सारे कोल्ड वॉर के दिनों में हथियार बनाए और स्पेस रेस था। और इस टाइम में स्पेशली कोल्ड वॉर के टाइम में दुनिया की कंट्री 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। बहुत से नेशंस ने यूएसए को ज्वाइन किया। यूएसए का ईस्टर्न ब्लॉक के अलायंस बन गए। तो बहुत से कंट्री जो हैं यूएसए जो वेस्टर्न ब्लॉक था और आपका सोवियत यूनियन ईस्टर्न ब्लॉक था और यूएसए वेस्टर्न ब्लॉक। तो बहुत सी कंट्री वेस्टर्न ब्लॉक के मेंबर बने और बहुत सारे कंट्री ईस्टर्न ब्लॉक के मेंबर बने। ऐसे में वो कंट्री जो अभी कॉलोनियलिज्म से आज़ादी मिली थी, वो कंट्री जिन्हें अभी उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली, वो कंट्री जो अभी गुलामी से मुक्त हुए थे, इंडिया ये सहित एशिया की बहुत सी कंट्री यूरोपियन कंट्री के गुलाम थे, उनकी कॉलोनी थी। इसी तरह से अफ्रीका पे की बहुत सी कंट्री यूरोपियंस जो कंट्री थे उनके कॉलोनी थी। तो जो कंट्री अभी भी कॉलोनियल रूल से या कॉलोनियलिज्म से आज़ाद हुए थे, उनके लिए ये बड़ी समस्या और ये बड़ी विकट परिस्थिति थी कि अभी तो उन्हें गुलामी से मुक्ति मिली है, अभी तो वो आज़ाद हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें दोबारा से सोवियत ब्लॉक या फिर अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन करने का मतलब था कि दोबारा से उनके अधीन हो जाना। ऐसे में भारत सहित वो देश जो अभी नव स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने इन दोनों गुटों से दूरी बनाए रखी, इन दोनों गुटों में न जाने का फैसला किया और इन दोनों गुटों से दूर रह के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत करी। और इसको शुरुआत करने के वाले जो लीडर थे, उनमें से जो 5 टॉप लीडर थे, उनमें से भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो थे, और आपके जो इजिप्ट के वामे नक्रूमा थे, और इस तरह से जो आपके अब्दुल गमाल नासिर है ना, ये 5 लीडर्स थे आपके, जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो हम इंडिया की इसी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट क्यों रखा। तो हमारे लिए भी ज़रूरी था कि हम दोनों ब्लॉक से दूर रहें, दोनों ब्लॉक में ज्वाइन ना करें। दोनों ब्लॉक में ज्वाइन करने का मतलब दोबारा से हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी उन्हीं के अकॉर्डिंग, अगर सोवियत ब्लॉक में ज्वाइन करते सोवियत संघ के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, जैसे सोवियत संघ चाहता है उस तरह से अपने फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करना पड़ता। अगर अमेरिकन ब्लॉक में जाते तो अमेरिका जिस तरह की नीतियाँ चाहता है, जिस तरह की पॉलिसीज चाहता है, उसके अकॉर्डिंग अपने फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करना पड़ता। तो ऐसे में हमारे नेताओं ने फैसला किया कि हम दोनों ब्लॉक से दूर रहेंगे और नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करेंगे, जो आज भी चली आ रही है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस. It was a part of worldwide struggle against colonialism and imperialism. तो बेटा जिस समय भारत कोलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म से स्ट्रगल कर रहा था, इंडिया अकेले ही नहीं कर रहा था, दुनिया के बहुत से देश भी इम्पेरियलिज्म और कोलोनियलिज्म से आज़ादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और हम अलग अलग होकर संघर्ष नहीं कर रहे थे, हमारे बीच में कनेक्शन था। यानी कि उन देशों के नेता और भारत के नेता जो थे, जो जैसे भारत के हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे और उन कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल्स थे, उनके बीच में कनेक्शन था, इनके बीच बातचीत होती रहती थी। इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट्स ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। Prior to India's independence, there were contact between the nationalist leaders of India and those of other colonies.
तो इंडिया जैसे कॉलोनी थी, इसी तरह से अफ्रीका के बहुत सी कंट्री, एशिया के बहुत सी कॉलोनीज जो है, बहुत सी कंट्रीज कॉलोनीज थी। तो इनके लीडर्स के बीच में, एक दूसरे के बीच में बातचीत और मीटिंग होती रहती थी, इनके बीच में कनेक्शन था, इनके बीच में संवाद और जो है जिस तरह के भी कोऑपरेशन की आवश्यकता थी वो कोऑपरेशन होता रहता था। The nationalist leaders of India and those of other colonies united as they were in common struggles against colonialism and imperialism. The creation of the Indian National Army (INA) by Netaji Subhash Chandra Bose during the Second World War was the earliest manifestation of the linkage established between India and overseas Indians during the freedom struggle. तो आप सबको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पता है। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दिनों में इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी थी। और आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ के गए, भारत छोड़ के जर्मनी गए, जर्मनी से जापान गए और जापान से ये सिंगापुर आए और यहाँ पर इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी। तो इस तरह से जब ये यहाँ से जर्मनी गए, जर्मनी से जापान गए, जापान से फिर से सिंगापुर आए, तो पूरी दुनिया में ये काफ़ी सारी कंट्री में घूम के आए। और यहाँ पर जो इससे पता चलता है कि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे उनका कनेक्शन जो है दुनिया के बाकी देशों के साथ भी था। The foreign policy of nation reflects the interplay of domestic and external factors. Therefore, the noble ideals that inspire India's struggles for freedom influence the making of its foreign policy. But India's attainment of independence coincided with the beginning of the Cold War era. As you read in the first chapter of the book on contemporary world politics, this period was marked by the political, economic, and military confrontation at the global level between the two blocs led by the superpowers, the US and USSR. The same period was witnesses developments like the establishment of the UN, the creation of the nuclear weapons, the emergence of communist China, and the beginning of colonization. So India's leaderships had to pursue its national interests within the prevailing international context. तो बेटा हर कंट्री के जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं। भले इंडिया हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, हर कंट्री के अपने अपने जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं और उसमें उसका इंटरनल जो इश्यूज से लेकर एक्सटर्नल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा है उसका भी इफेक्ट उसमें पड़ता ही है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, हमारी आज़ादी के आंदोलन के दौरान हमारी जो मान्यताएं थी, हमारे जो आइडियल्स थे, हमारी सोच या विचार थे, उनकी झलक तो देखने को मिलती ही है। उसके साथ साथ उस टाइम दुनिया में क्या चल रहा था, दुनिया में कोल्ड वार चल रहा था और दो सुपर पावर उभर रहे थे, यूएस एंड यूएसएसआर। तो ये दुनिया में दो गुट जो उभर रहे थे, यूएसएसआर और इनके बीच में जो कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार का जो टेंशन चल रहा था, उसकी वजह से भी इंडिया को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स को फॉलो करना पड़ा। उसके अलावा इन्हीं दिनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध न होने देने के लिए, दुनिया में शांति की स्थापना करने के लिए यूएन की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। यूनाइटेड नेशन की स्थापना के साथ साथ क्योंकि उस समय जब जापान पर बम गिराए गए थे तो उस टाइम अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स था, सोवियत संघ के पास, सोवियत यूनियन के पास उस टाइम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं था। तो ऐसे कंडीशन में जो है दुनिया के बहुत से कंट्री जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तैयारी भी करने लगे, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल जापान पे कर दिया था, अब ये ज़रूरी हो गया था, बहुत सारे कंट्री ये सोचने लगे कि उनको भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लेना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन्स होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी पे न्यूक्लियर वेपन्स दागेंगे या न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। न्यूक्लियर वेपन्स होने से पावर बैलेंस हो जाता है, पावर बैलेंस की वजह से जो है दूसरा कंट्री आप पर हमला करने से डरेगा। इसलिए बहुत सी कंट्री ने अपने आप को न्यूक्लियरली पावरफुल बनाना शुरू कर दिया था। उसके अलावा इन्हीं पीरियड में कम्युनिस्ट चाइना का उदय हुआ और एशिया और अफ्रीका के बहुत से कंट्री फटाफट एक के बाद एक आज़ाद होती चली गई। तो इंडिया जिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा घमासान चल रहा था, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था
कि पूरी पॉलिटिक्स जो है उथल पुथल मची हुई थी उनमें। तो इन सभी का इफेक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे पड़ा ही। नेहरूज रोल, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री उनके क्या रोल रहे हमारे फॉरेन पॉलिसी पे। The first Prime Minister Jawaharlal Nehru played a crucial role in setting the national agenda. He was his own foreign minister. Thus, both as the Prime Minister and the Foreign Minister, he exercised profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964. तो बेटा जब 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, तब से लेकर 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रहे और फॉरेन मिनिस्टर भी यही रहे। 1946 अंतरिम गवर्नमेंट से लेकर 1964 तक, 1964 में इनकी डेथ हुई थी, तब तक यही प्रधानमंत्री रहे और फॉरेन मिनिस्टर रहे। तो जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करने में इनकी इम्पोर्टेंट रोल था। The three major objectives of Nehru's foreign policy were to preserve the hard-earned sovereignty. अब नेहरू के जो फॉरेन पॉलिसी थी, इसमें से सबसे मेन हमने किस चीज़ों पे फोकस किया। एक तो बड़ी मुश्किल से जो आज़ादी मिली, इसे कभी भी किसी के अधीन नहीं करना है। द हार्ड अर्न सोवरेनिटी, हमने जो संप्रभुता पाई थी, जो आज़ादी पाई थी, अब इसे किसी भी कीमत पे गिरवी नहीं रखनी थी। किसी भी कीमत में हम अपनी सोवरेनिटी को अब दाव पे नहीं लगाने वाले थे, अपनी संप्रभुता को दाव पे नहीं लगाने वाले थे। एंड प्रोटेक्ट द हार्ड अर्न सोवरेनिटी, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और देश की आज़ादी के साथ देश का विभाजन भी हो गया था और विभाजन की बहुत दुखद त्रासदी हमने झेली। विभाजन की वजह से जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, हिंदू और मुसलमान के बीच जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसमें लाखों लोग मारे गए। और इस विभाजन पार्टीशन की वजह से हमारे बहुत से भाई बहन जो है एक रिफ्यूजी के तौर पर रहना पड़ा, जिन्हें रातों रात अपना घर बार छोड़ के एक इलाके से दूसरे इलाके पे जाना पड़ा। अब हम नहीं चाहते थे कि देश का दोबारा किसी भी तरह से विभाजन हो जाए। तो अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, अपनी राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बनाए रखना, अपनी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना भी हमारी प्रायोरिटी थी। एंड प्रमोट्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारे तीन जो उस टाइम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इशू था, एक तो प्रिजर्व करना, टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवरेनिटी। दूसरा प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। और उस टाइम आपको पता है इंडिया बहुत ही ज़्यादा गरीबी की हालत में था, तो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट को रैपिडली आगे बढ़ाना था। Nehru wishes to achieve these objectives through the strategy of non-alignment। और non-alignment movement से हम ये तीनों पाना चाहते थे। non-alignment movement से हम ये तीनों ही अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे थे। There were of course parties and groups in the country that believed that India should be more friendly with the blocs led by US because that bloc claimed to be the pro-democracy। अपने देश में स्वतंत्र पार्टी जैसी पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी और भी कुछ नेता मान रहे थे कि हमें अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन कर लेना चाहिए, कि अमेरिकन ब्लॉक डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी का समर्थक है, तो हमें अमेरिका के ब्लॉक को ज्वाइन करना चाहिए। अमेरिका के ब्लॉक को ज्वाइन करने से जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के साथ साथ हमें फॉरेन एड सहायता भी मिलेगी। तो भारत में ऐसे भी नेता थे जो कह रहे थे उस टाइम कि हमें अमेरिका के ब्लॉक को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके बेनिफिट हैं कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगी, क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी का फॉलोअर है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ हमें सहायता भी मिलेगी अमेरिका से। अमॉन्ग दोज हु थॉट ऑन दिस लाइन्स वर लीडर्स लाइक डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर खुद चाहते, डॉक्टर अम्बेडकर खुद सपोर्ट कर रहे थे कि हमें यूएस के ब्लॉक को अमेरिका के ब्लॉक को ज्वाइन कर लेना चाहिए। Some political parties which were opposed to communism also wanted India to follow the pro-US foreign policy। और वो भारत के वो लीडर्स जो कम्युनिज्म का विरोध कर रहे थे, भारत के वो लीडर जो कम्युनिज्म का विरोध कर रहे थे, उनका भी मानना था कि हम अमेरिका के ब्लॉक को ज्वाइन कर लें या अपनी फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका की तरफ झुकाव ज़्यादा रखें। दिस इंक्लूडेड द भारतीय जनसंघ एंड लेटर द स्वतंत्र पार्टी। तो भारतीय जनसंघ, जिससे बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ,
और स्वतंत्र पार्टी ये पार्टीज भी चाहती है कि हम यूएस ब्लॉक को ज्वाइन कर लें। बट नेहरू पॉजेसेस कंसिडरेबल लीवे इन फॉर्मिंग द फॉरेन पॉलिसी। पर नेहरू जी ने जो है ना यूएस ब्लॉक को ना यूएसएसआर के ब्लॉक को, दोनों में से किसी ब्लॉक को ज्वाइन करने की तरफ कोई अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट रही। तो आपने देखा कि 1946 से 1964 तक जो है नेहरू जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर रहे और उन्होंने इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करने में, बनाने में कई अहम रोल प्ले किया। उस टाइम जो कम्युनिस्ट लीडर इंडिया के थे वो तो चाहेंगे कि हम यूएसएसआर के ब्लॉक को ज्वाइन करें, और स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ जैसे पॉलिटिकल पार्टी थे वो हम चाह रहे थे कि हम यूएस के ब्लॉक को ज्वाइन कर लें। तो उस टाइम भी हमारे पास दोनों ही विचारधारा के लीडर्स थे और नेहरू जी पे दबाव भी पड़ा ही होगा कि हम दोनों में से कोई भी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लें, पर ऐसा नहीं हुआ। तो बेटा हमने यहाँ तक पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। थैंक यू।